औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज हमने स्टार्ट करना है एसेस पे। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ऐसे तीन टाइप्स के होते हैं। अच्छा, ये आप लोगों को मेरा कर्सर है स्टूडेंट्स, ये प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, फ़रा बताओ। जी मैम, ठीक नज़र आ रहा है। हाँ वही ना, क्योंकि मैं ये ना हो कि आप लोगों को समझ ना आए कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। थ्री टाइप के एसेस होते हैं: प्रॉब्लमेटिक एसेस, आर्गुमेंटेटिव एसेस एंड प्रोवर्बियल एसेस। हमने पहले मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है, ह्यूमन सोसाइटीज पढ़ा दी है, मैंने आपको फैक्टर्स पढ़ा दिए हैं, उनके नोट्स भी आप लोगों ने बना लिए हैं। आज हम करेंगे एसेस। ठीक है। अब एसेस करना है तो जो मैंने आप लोगों को पहले बेसिक इंफॉर्मेशन करवा दी हुई है, वहां से आप लोगों ने अपने आर्ग्यूमेंट जनरेट करने हैं और इस ऐसे पे अप्लाई करने हैं। ठीक है। प्रॉब्लमेटिक एसेस, आर्गुमेंटेटिव एसेस एंड प्रोवर्बियल एसेस। अब पहले नंबर पर ये प्रॉब्लमेटिक एसेस, ये कौन से होते हैं? ये इशू बेस्ड एसेस होते हैं बच्चों, कंटेन सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है। इसमें चूंकि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि प्रॉब्लमेटिक एसेस, ठीक है, यानी इनमें किसी किस्म की एक प्रॉब्लम पाई जाती है। ठीक है। पता चलता है एग्जामिनर जब आपसे क्वेश्चन पूछता है, या तो वो आपसे कॉजेस पूछता है, रीजंस, इम्पैक्ट्स, या वो वे फॉरवर्ड सॉल्यूशंस, रेमेडीज, कुछ ऐसी चीज आपसे पूछता है। तो उससे आपको पता चलता है कि ये प्रॉब्लमेटिक एसेस है। सेकंड वन है आर्गुमेंटेटिव एसेस। ठीक है। ये होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड एसेस। कैंडिडेट कैन गो आइदर इन फेवर और अगेंस्ट। कोई एक स्टेटमेंट होती है, जब हम इनको डिटेल में करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एंड थर्ड वन है परवर्बियल एसेस। ये होते हैं ऑल्सो कॉल्ड लिटरेरी एसेस। कुछ जो टीचर्स हैं वो इनको लिटरेरी एसेस बोलते हैं, कुछ परवर्बियल एसेस बोलते हैं, कुछ इनको जो है वो कोटेशन बेस्ड एसेस बोलते हैं। कोई भी इसी जो परवर्बियल एसेस के हैं, ये डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। आज जो हमने डिस्कस करना है वो प्रॉब्लमेटिक एसेस करना है। ठीक है। अच्छा, वैसे बेसिक जो एसेस के पार्ट होते हैं, ऐसे का जो एक पार्ट होता है बेसिक, वो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 पे है इंट्रोडक्शन, कोई भी ऐसे हो, यानी अगर वो आपका जो है वो प्रॉब्लमैटिक ऐसे है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, या प्रोवर्बियल ऐसे है, तो उसमें पहले नंबर पर होगा इंट्रोडक्शन, दूसरे नंबर पर होगी उसकी बॉडी, और तीसरे नंबर पर कंक्लूजन। ठीक है। आर यू क्लियर? यहाँ तक कोई एम्बिग्यूटी नहीं है आप लोगों को? लेट्स गो अहेड। ओके। अब स्टार्ट करें हम प्रॉब्लमैटिक ऐसे। तो प्रॉब्लमेटिक ऐसे होते हैं, जैसे मैंने ये नीचे एग्जांपल दी हुई है: करप्शन, इकोनॉमी, पॉवर्टी, एनर्जी क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, व्हाटएवर, जो हमारे करंट बर्निंग इशू हैं, जो कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन फेस कर रहा है। तो एग्जामिनर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, सीएसएस का है, जुडिशरी का है, कोई और है, तो उसमें वो कोई भी बर्निंग इशू पूछ लेता है। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? किसका भला? प्रॉब्लमैटिक ऐसे का। पहला जो स्टेप हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लमैटिक ऐसे का, फर्स्ट स्टेप है स्ट्रक्चर, कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। उसमें पहले नंबर पर इंट्रोडक्शन आएगा। मैं बाकायदा आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। आज जो प्रॉब्लमैटिक ऐसे का पार्ट 1 कर रहे हैं, ठीक है, कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को पार्ट 2 करवाऊंगी। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रही है? अब पहले नंबर पर इंट्रोडक्शन है, दूसरे नंबर पर थीसिस स्टेटमेंट है। अच्छा बच्चे, थीसिस स्टेटमेंट का यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं कि अगर तो आपकी ग्रिप हो जाए इस पे, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगी, बकायदा फुल लेक्चर थीसिस स्टेटमेंट पर दूंगी। तो ग्रिप हो जाए तो आप इसको दो थीसिस स्टेटमेंट को, ठीक है, इसको लेकिन अगर आपकी इस पे ग्रिप नहीं है तो इस चीज में आप लोगों ने नहीं पढ़ना है। ठीक है। सिंपली आप लोगों ने इंट्रोडक्शन के बाद बच्चों आप लोगों ने बॉडी पे आ जाना। ठीक है। तीसरे नंबर पर इसमें कोई कॉजेज होती हैं, इम्पैक्ट्स होते हैं, रिकमेंडेशंस, और एंड पे कंक्लूजन। ठीक है। या तो एग्जामिनर आपसे इम्पैक्ट्स पूछ लेगा कि ये जो प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज के इकोनॉमी है, तो ये एक जो हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो एक डोल्ड्रम कंडीशन जो है फेस करी है।
तो उसके इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं, हम लोग क्या फेस कर रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, या कोई चीज़ ऐसी वो पूछ लेगा, या फिर उसके रीजंस पूछ लेगा कि उसके पीछे क्या है, वो इतनी ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी को नहीं पहुँच रही है, हम स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, हमारे 5 ईयर प्लान्स बनते हैं और उसके बावजूद हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल नहीं हो रही है, तो इसके कॉजेज़ क्या है? या फिर वो पूछ लेगा कि बता देगा आप लोगों को कि ये एक जो है वो फ्रेजाइल सिचुएशन जो है वो फेस करी है एक लंबे अरसे से, तो उससे निकला कैसे जा सकता है, इसको रूट आउट कैसे किया जा सकता है? तो उसकी रिकमेंडेशंस हम उनको कहेंगे कि वो आपकी ओपिनियन या रिकमेंडेशन माँगेगा और एंड पे कंक्लूजन आ जाएगा, ठीक है? अब करना क्या है? यहाँ पे ये है कि ग्राउंड्स टू बी केप्ट इन माइंड। जब आपने बच्चों आप लोगों ने जब इस ऐसे को अटेम्प्ट करना है, इस ऐसे को टैकल करना है, कोई भी एक टॉपिक आप ले लेते हो, हम इंशाल्लाह सीएसएस के जो पास्ट पेपर्स हैं उसमें से ऐसे उठा के उनको सॉल्व भी करेंगे। तो अगर आप पेपर में कोई एक टॉपिक उठा लेते हो और वो ऐसे प्रॉब्लमैटिक होता है, तो देन आपने कौन से ग्राउंड्स ज़हन में रखने हैं। कॉजेज़ को, इम्पैक्ट्स को, रिकमेंडेशंस को जो है ना वो निकालने के लिए कि हमारे कहाँ पर इश्यूज़ हैं। तो कौन से ग्राउंड्स हैं? कल्चरल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल। जो कि मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ठीक है? मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों को लास्ट इकोनॉमिक लेक्चर था फैक्टर था सॉरी जो करवा दिया था और ये तमाम जो फैक्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। उसके बाद हमने स्टेप क्या लेना है पहले इंट्रोडक्शन में। अब ये इंट्रोडक्शन के स्टेप्स हैं। प्रॉब्लमैटिक ऐसे जो ये है प्रॉब्लमैटिक ऐसे उसको सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जब आप लोगों ने करना है तो उसके स्टेप्स है ये 6 स्टेप्स है। ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है, ठीक है? फर्स्ट वन डिस्कस द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट डिस्कस करनी है, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ मेंशन नहीं किया मैंने इसको ठीक है। अच्छा डिस्कस द स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट को आपने फर्स्ट ऑफ ठहरो मैं यहाँ पे एरो भी लगा देती हूँ। अब क्लियर हो गया कि ये इसके नीचे है डिस्कस द स्टेटमेंट के नीचे मेक इट क्लियर टू द एग्जामिनर व्हाट योर पॉइंट ऑफ व्यू इज। ठीक है समझ आ रही है अक्सा समझ आ रही है अक्सा आर यू देयर? जी मैम आ रही है समझ। कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। ओके सबसे पहले क्या डिस्कस दी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को डिस्कस करना है पहले नंबर पर। ये बाकायदा मैं आप लोगों को फुल जो प्रॉपर इंट्रोडक्शन है वो लिखवाऊंगी पार्ट 2 में कल के लेक्चर में, ठीक है? डिस्कस द स्टेटमेंट मेक इट क्लियर टू द एग्जामिनर व्हाट योर पॉइंट ऑफ व्यू इज। ठीक है फॉर एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं जैसे एनर्जी क्राइसिस है, बिजली का आजकल फिर से फुकदान हुआ है। शहरों में तो इतना नहीं है लेकिन जो रूरल एरियाज हैं उनमें फिर से जो है वो इशू हुआ है। तो सपोज हम एनर्जी का ले लेते हैं, ठीक है? तो अपने वो पूछ लेता है कि हमारा जो ये कंट्री के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है तो इसके में आपकी क्या ओपिनियन है, आपसे ओपिनियन पूछ लेता है। तो पहले नंबर पर आपने डिस्कस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है, यानी ये क्लियर करना है एग्जामिनर को कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट आपने एक्सटेंट ऑफ द इशू देना है। अब देखो एक्सटेंट ऑफ द इशू, एक्सटेंट का मतलब होता है फैलाव, यानी वो सिर्फ क्या पाकिस्तान का इशू है। अगर हम नेशनल लेवल पर लें तो सपोज हमने एक टॉपिक उठाया है एनर्जी क्राइसिस। तो एनर्जी जो है उसका इशू क्या रूरल एरियाज में है या सिटीज में भी है, क्या पंजाब में है या सिंध में है बलोचिस्तान में भी है, थ्रू आउट द कंट्री है, या फिर सिर्फ पाकिस्तान का इशू है, क्या वो रीजनल इशू भी है, साउथ एशिया का इशू भी है, फार ईस्ट का भी इशू है, क्या वर्ल्ड वाइड भी है, अमेरिका में चाइना में जो है ब्राजील में इंडोनेशिया में यूके में कहीं वर्ल्ड वाइड भी इशू है। तो एक्सटेंट का मतलब होता है वेदर दिस इशू इज ऑफ लोकल लेवल रीजनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल।
कि एनर्जी का जो इशू है क्या वो सिर्फ लोकल लेवल पर ही है, रीजनल पर भी है और इंटरनेशनल, यानी आम अल्फाज में, सिंपल वर्ड्स में हम इसको कहेंगे एक्सटेंट ऑफ द इशू, कि ये जो इशू है, ये प्रॉब्लम है, वो उस वो किस हद तक सीरियस है या किस हद तक फैली हुई है। थर्ड वन है सीरियसनेस ऑफ द इशू, वो कितना सीरियस है। अब देखें एनर्जी जो है वो हमारे लिए एक मिनट में नोटिफिकेशन नोट कर लूं। एक what is the issue, where is ये आ क्यों नहीं रही है, इसको क्या प्रॉब्लम है। ओके, आ रही है स्क्रीन नजर। जी मैम, शो हो रही है इंट्रोडक्शन की। ओके ठीक है। मैं कहाँ थी जरा मुझे बताइएगा। हाँ, आप बता रही थी एक्सटेंड ऑफ द इशू, उसका क्या बताया था ओके आपने? ठीक है। हाँ, एक्सटेंट ऑफ द इशू, उसके बाद है थर्ड वन है सीरियसनेस ऑफ द इशू। यानी अब जैसे एनर्जी क्राइसिस का मैं एक हवाला दे रही हूँ, तो हमारे कहाँ पे है जो एनर्जी यूज नहीं होती है, बिजली है, वो कहाँ पर नहीं होती है। मशीनरी से हम इतना काम लेते हैं, सारा काम जो है वो बिजली से होता है। बिजली एक दिन के लिए ब्रेकडाउन अगर हो जाए तो फिर सारे काम जो है वो रुक जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत सीरियस है। हाउ मच दैट इशू इज इम्पैक्टेड, यानी उसके इम्पैक्ट्स कितने पड़ रहे हैं, वो कितना सीरियस है। ठीक है, अगर वो इकोनॉमी का पूछ लेता है, करप्शन का पूछ लेता है, एनर्जी, वाटर, वट, कोई भी टॉपिक एग्जामिनर पूछ लेता है बच्चों, तो आप लोगों ने इसमें बताना है सीरियसनेस ऑफ द इशू, कि ये इशू कितना सीरियस है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज सिग्निफिकेंस। ठीक है, उसकी अहमियत क्या है, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ दैट इशू इज एड्रेस्ड, हाउ मच बेनिफिट्स दैट कंट्री कैन गेट। ठीक है, कोई भी कंट्री उससे कितना जो है वो बेनिफिट ले सकती है, उस जो अगर जो प्रॉब्लम है वो उसको सॉर्ट आउट अगर कर दिया जाए तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे हम ये कह लेते हैं कि जैसे पॉवर्टी है, उसको रूट आउट कर दिया जाए तो उसका कितना बेनिफिट होगा, लिटरेसी रेट बढ़ जाएगा, जो है वो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगी, वेलफेयर हर तरफ होगी लोगों की, हमारी जो स्टेट है वो जो है ना वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से निकलकर वो प्रोग्रेसिंग में एंड देन डेवलप कंट्रीज में आ जाएगी, तो उसका तो बहुत बेनिफिट है। तो अंडरस्टूड है, किसी भी इशू को सॉर्ट आउट तो उसको रूट आउट तो होना चाहिए ना। तो ये बताना है। देन एफर्ट्स ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट, फिफ्थ वन पे ये है कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने उस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए अगर कोई स्टेप लिया है, कोई पॉलिसीज अपनाई है, कोई प्लानिंग की है, तो वो अगर वो फेल हुई है तो क्यों हुई, अगर वो सक्सेसफुल हुई है तो हाउ मच, कि वो किस हद तक सक्सेसफुल हुई है। तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर पर इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने ये डिस्कस करना है। एंड सिक्स वन इज वेकअप कॉल, आउटकम्स इफ दैट इशू विल नॉट बी रिजॉल्व, यानी एक वेकअप कॉल देनी है कि भाई ये काम इमीडिएटली करना है। अगर इसको इमीडिएटली सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो हमारे लिए कितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लमेटिक एसेस में पहला स्टेप था स्ट्रक्चर्स का, दूसरा स्टेप था ग्राउंड टू बी केप्ट इन माइंड, एंड तीसरा है इंट्रोडक्शन। अब ये स्ट्रक्चर के अंदर पहले नंबर पर इंट्रोडक्शन, मैंने इसके स्टेप्स बता दिए। थीसिस स्टेटमेंट मैंने अभी इसको नहीं छेड़ा, कॉजेज, इम्पैक्ट्स, रिकमेंडेशंस बॉडी में आ जाते हैं, इसको अभी मैं नहीं करवा रही। सिक्स वन है कंक्लूजन, तो कंक्लूजन के जो स्टेप्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले कंक्लूजन जब करना है, बॉडी बता दी, इंट्रोडक्शन बता दिया, तो कंक्लूजन में डिस्कस दी स्टेटमेंट ऑन जर्नल ग्राउंड्स, के स्टेटमेंट को जर्नल ग्राउंड्स पर डिस्कस करना है। ओवरऑल एक नई बात नहीं छेड़नी। अगर आप कंक्लूजन के अंदर नई बात छेड़ दोगे तो एग्जामिनर आपको फेल कर सकता है। ठीक है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू टैकल, व्हाई इट इज नेसेसरी टू टैकल, एंड थर्ड नंबर पर वेकअप कॉल देनी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर तीन स्टेप्स है।
वेक अप कॉल इफ इट इज नॉट एड्रेस्ड इमीडिएटली, कि अगर ये प्रॉब्लम है उसको, जैसे हमने टॉपिक एग्जाम्पल के तौर पर एनर्जी क्राइसिस दिया था, कि वो अगर इमीडिएटली उसको एड्रेस नहीं किया गया तो हमारे लिए कितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था कंक्लूजन, और हमने आज प्रॉब्लमेटिक एसेस का जो पहला पार्ट था वो हमने कर लिया। कल हम इंशाल्लाह स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको करेंगे, इसका पार्ट 2 में मैं आपको इसका बकायदा इंट्रोडक्शन लिखवाऊंगी बाय फॉलोइंग द स्टेप्स। ये जो स्टेप्स है इनको फॉलो करते हुए डिस्कस द स्टेटमेंट, एक्सटेंट ऑफ द इशू, सीरियसनेस ऑफ द इशू, सिग्निफिकेंस, एफर्ट्स ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट एंड वेकअप कॉल। देन उसकी बॉडी के जो है वो बॉडी में क्या क्या चीजें आती हैं उसके हम इम्पैक्ट देखेंगे, कॉजेज किस तरह से लिखने हैं, उसका टॉपिक सेंटेंस कैसे बनाना है, देन हम रिकमेंडेशन और एंड पे पूरा कंक्लूजन भी लिखेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद देन मैं आपको आर्गुमेंटेटिव ऐसे की तरफ ले जाऊंगी। पहले इस पे आप लोग अपनी एक्सपर्टी हासिल कर लो, एक दो ऐसेज आप लिख के मुझे दिखा दो, उसके बाद फिर हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे की तरफ चलेंगे। ओके, नाउ अब कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नो मैम मैम, जब कोई हम क्वेश्चन हम ऐसे लिखेंगे, हम आपके पास बैठ के ही लिखेंगे ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है।